हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विमा या डायमेंशन। तो हम अगर इसकी परिभाषा देखते हैं तो इसकी परिभाषा है व्यंजक के रूप में मूल राशि के घातांकों को विमा कहते हैं। अगर मैं व्यंजक के रूप में मूल राशि को बताऊं तो मूल राशि हमने कौन कौन सी बताई थी पहले? मास, लेंथ और टाइम, द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो इनकी जो पावर्स होंगी यहाँ पे, जो इनकी घात होंगी, तो व्यंजक के रूप में मूल राशि के घातांकों को हम क्या बोलेंगे? विमा बोलेंगे। अब विमा निकालते कैसे हैं? जो काम आपने मात्रक निकालते टाइम करा था वही सारा काम आपको विमा निकालते टाइम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बल की विमा निकालने के लिए बोला जाए तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको सरल करना है और देखना है कि पूरे सूत्र के अंदर जितनी भी राशियां उपस्थित हो वो मूल राशियां हो। तो सूत्र इसका क्या होता है? बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण। यहाँ पे द्रव्यमान मूल राशि है लेकिन त्वरण मूल राशि नहीं है, तो आप उसका सूत्र लगा देंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी को आपको, डिराइव क्वांटिटी को उसको फंडामेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो त्वरण का सूत्र क्या लग जाएगा? वेग बटा समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब इसको चेक करो, द्रव्यमान और समय तो मूल राशि है लेकिन वेग मूल राशि नहीं है, तो आपको वेग का सूत्र लगाना। तो विस्थापन बटा समय वेग का सूत्र आ जाएगा। द्रव्यमान और ये अपॉन में समय पहले से प्रेजेंट था। पूरा सूत्र आपका मूल राशि के रूप में बदल जाए। उसके बाद में आप व्यंजक लिख लें MLT का, या विमा का जो व्यंजक है आप उसको लिख लें। आपको इसके बाद में सिर्फ इनकी क्वांटिटी यहाँ पे इनके ऊपर मेंशन करनी है। जैसे ये M मास है, फॉर्मूले में मास जितनी टाइम प्रेजेंट हो उतनी बार इसके ऊपर पावर आप लगा दो। मास 1 टाइम है तो इसकी पावर यहाँ लग जाएगी 1। विस्थापन लेंथ में कंसीडर करेंगे, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो लेंथ भी कितने टाइम प्रेजेंट है? 1 टाइम। विस्थापन को आप लेंथ में कंसीडर करेंगे तो लेंथ के ऊपर भी पावर आ जाएगी 1। समय यहाँ पे 2 बार है तो टाइम के ऊपर पावर आएगी 2। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि टाइम यहाँ अपॉन में है और यहाँ लेंथ से मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम, तो यहाँ पे आप जो पावर लिखेंगे उसके साथ में माइनस लगाएंगे। तो जो भी क्वांटिटी अपॉन में आएगी उसके लिए आपको यहाँ पे माइनस मेंशन करना है। तो इस तरीके से बल की विमा क्या हो गई? M1 L1 T-2। इसको विमीय सूत्र भी बोला जाता है। इस व्यंजक को पूरे को हम विमीय सूत्र भी बोलते हैं। अब विमा के ऊपर आधारित अगला टॉपिक है आपका विमीय समांगता का सिद्धांत। ये विमा का अनुप्रयोग होता है, विमा की एप्लीकेशन है। जनरली विमा की 3 एप्लीकेशन होती है। 2 एप्लीकेशन अभी आपके सिलेबस में से हटा दी गई है। सिर्फ एक ही सिलेबस एक ही टॉपिक आपके सिलेबस में है, विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता का सिद्धांत आपको ये कहता है, उसका स्टेटमेंट ये है कि आपको कोई भी समीकरण अगर गिवन है, कोई भी समीकरण आपको दी गई है, वो तभी सत्य होगी जब उस समीकरण में उपस्थित सभी पदों की विमा समान हो। अगर समीकरण में जितने भी पद होंगे उनकी विमा अगर समान होगी तो ही दी गई समीकरण सत्य है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो अभी हम आगे करेंगे। इसका एक और स्टेटमेंट ये भी है कि किसी भी भौतिक राशि को हम किसी दूसरी भौतिक राशि में तभी जोड़ सकते हैं या तभी घटा सकते हैं जब उनकी विमा समान हो, वरना हम नहीं जोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में कुछ इक्वेशन ऐसी है x = y + z, तो विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है कि समीकरण तभी सत्य होगी जब समीकरण में उपस्थित सभी पदों की विमा समान होगी। अगर आपको पूछा जाए कि समीकरण में कितने पद हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि समीकरण में 3 पद हैं। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए कि समीकरण में कितने पद हैं तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि किन्हीं भी 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में अगर प्लस का साइन आए, माइनस का साइन आए या इक्वल्स का साइन आए तो आपको स्टेप अलग अलग काउंट करनी है। अगर किन्हीं 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में, किन्हीं 2 भौतिक राशियों के बीच में गुणा या भाग का निशान आता है तो उनको आप एक ही फिजिकल क्वांटिटी में काउंट करेंगे, एक ही भौतिक राशि मानेंगे या एक ही पद मानेंगे, अलग अलग पद नहीं मानेंगे। जैसे यहाँ पे पहले x आया, उसके बाद में इक्वल्स का साइन आया, तो पहला स्टेप आपका x हो चुका है। दूसरे में आपने क्या लिखा? यहाँ पे आ रहा है आपके पास में y, कोई भी भौतिक राशि होगी, हम ये एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं अभी। तो दूसरा स्टेप आपका क्या हो गया? y। क्यों हो गया? क्योंकि इसकी एक तरफ इक्वल्स का साइन है, दूसरी तरफ प्लस का है। प्लस के बाद में दूसरा पद स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे z और a दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में है। और मैंने कहा था कि दोनों अगर राशि गुणा हो रही है तो उनको आप अलग अलग पद काउंट नहीं करेंगे, एक ही पद काउंट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कितने पद हो गए समीकरण में? 3। अगर आपको बोला जाए कि विमीय विश्लेषण विधि से इस समीकरण की सत्यता की जांच करो, तो आपको पहले एक पद की विमा निकाल लेनी है, फिर दूसरे पद की विमा निकालनी है, फिर तीसरे पद की विमा निकालनी है। अगर तीनों पद की विमा समान हो जाए तो दी गई समीकरण आपकी सत्य होगी, अन्यथा नहीं।
अब एक एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बीटीआर एग्जाम में आते हैं। जैसे ये समीकरण आपको दे दी होगी, उसमें बता देंगे कि यहाँ पे v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है। तो इस समीकरण की सत्यता की जांच आपको करनी है विमीय विश्लेषण विधि से। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, पहले पता लगाना है कि समीकरण में कितने पद हैं। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पहले आपके पास में v आया, अब बराबर का साइन आ रहा, मतलब पहला पद तो आपका क्या हो गया है v, दूसरा पद आपका हो चुका है u, और तीसरा पद प्लस के साइन के बाद में आ रहा है at। तो हम पहले क्या निकालेंगे, v की विमा। v क्या है यहाँ पे, वेग, और वेग मूल राशि नहीं होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। तो वेग का सूत्र लगा देंगे हम, क्या आ जाएगा सूत्र, विस्थापन बटे समय। ठीक है, अब विस्थापन भी मूल राशि होता है, समय भी मूल राशि होता है, तो हम इसकी विमा लिख सकते हैं m0 L1 t-1। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर द्रव्यमान किसी के सूत्र में उपस्थित नहीं है तो उसको आपको जीरो यहाँ पे लिखना जरूरी है। अगर आप जीरो नहीं लिखते हैं तो चाहे तो आप m को हटा सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी के ऊपर पावर जीरो लग जाती है। कोई भी चर राशि के ऊपर अगर घात हम जीरो लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 लिखी जाती है, और 1 को अगर गुणे में हम नहीं भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको इसके ऊपर या तो पावर जीरो लगानी है या आप पूरे m को यहाँ से हटा सकते हैं, सिर्फ L1 t-1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ यहाँ पे m लिख के छोड़ दिया है, सिर्फ m लिखने का मतलब है कि आपने यहाँ पे इसकी पावर 1 मानी है, सिर्फ m का मतलब ये होगा, तो फिर वो आपकी डायमेंशन को गलत कर देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हम v की विमा निकाल चुके हैं, u भी यहाँ पे क्या है, वेग, तो उसकी विमा भी वही निकलेगी जो हमने v की विमा निकाली है। सेम ऐसे ही फॉर्मूला लगेगा और यही विमा आ जाएगी आपके पास में L1 t-1। ठीक है, अब थर्ड स्टेप है आपके पास में AT की विमा। 2 स्टेप हम निकाल चुके हैं, थर्ड स्टेप आपके पास में आ गई AT की विमा। तो AT की विमा देखो, A क्या है यहाँ पे, त्वरण, तो त्वरण मूल राशि नहीं है, त्वरण का आप सूत्र लगा देंगे वेग बटा समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, गुणा में क्या है, t लिखा हुआ, तो t भी क्या है, समय, समय से समय कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे। वेग मूल राशि नहीं है तो वेग का आप सूत्र लगा देंगे विस्थापन बटे समय। ठीक है, अब विस्थापन लेंथ में कंसीडर करते हैं, समय भी मूल राशि है, दोनों ही मूल राशि है, तो अब हम इसकी विमा लिख देंगे m0 L1 t-1। आप चाहें तो m0 को स्किप कर सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो गई है, तो L1 t-1। तो अब देखो, फर्स्ट स्टेप की डायमेंशन, सेकंड स्टेप की डायमेंशन और थर्ड स्टेप की डायमेंशन, तीनों डायमेंशन सेम आ रही है, मतलब आपको दी गई जो समीकरण है वो बिल्कुल सत्य है। इसी तरह के हम अभी और एग्जाम्पल करेंगे। विमीय समांगता के सिद्धांत के एक और एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको आवृत्ति के बराबर दे रखा है 1/12 mg/m। इस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ पूरे सूत्र ना लिख के कई जगह नोटेशन भी यूज लूंगी कि फॉर्मूले भी आपको इसी तरीके से मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन में गलती ये होती है कि क्वेश्चन स्टूडेंट प्रॉपरली इसको रीड नहीं करते हैं। बाकी सब चीज़ें तो हमें पता है, जैसे कि n आवृत्ति है तो उसी का सूत्र लगाना होगा, l लंबाई है, मूल राशि है, m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है। यहाँ पे स्मॉल m को भी वो द्रव्यमान ही मान के चलते हैं और यहीं पे मिस्टेक होती है, जबकि क्वेश्चन में मेंशन है कि जो स्मॉल m है वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो इसकी वैल्यू m ना होगी, क्या होगी, m/l। द्रव्यमान तो है लेकिन एकांक लंबाई का द्रव्यमान। अब आपको चेक करना है कि समीकरण में कितने पद हैं, तो समीकरण के अंदर यहाँ पे 2 ही पद हैं, क्योंकि एक ही चिन्ह आ रहा है, बराबर का कहीं पे प्लस माइनस का निशान नहीं है, और बराबर के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आवृत्ति दे रखी है, और राइट हैंड साइड में जितनी भी राशियां दे रखी है सब में गुणा और भाग ही हो रखा है, तो अलग पद नहीं माना जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2 पदों की विमा देखनी है। पहली देखनी है आपको n की विमा। n यहाँ पे आवृत्ति है और आवृत्ति का सूत्र होता है 1/समय, तो उसकी विमा निकल जाएगी m0 L0 t-1। ठीक है, ये आपके पहले पद की विमा हो गई। अब आप दूसरे पद की विमा निकालेंगे। दूसरा पद है आपका 1/12 रूट mg/m। विमा और मात्रक लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि संख्यात्मक राशियों का कोई अर्थ नहीं होता है विमा लिखते टाइम और मात्रक लिखते टाइम। तो आपको सूत्र लिखते समय तो इसको लिखना है, लेकिन फिर आपको वहीं छोड़ देना है। आगे आपके साथ में जाएगा 1/लंबाई गुणा
m मूल राशि है, ऐसे ही रहेगा। जो गुरुत्वीय त्वरण है आप उसका सूत्र लगा देंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का क्या होगा, वेग बटा समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अपॉन में क्या है, द्रव्यमान, लेकिन ये सिर्फ द्रव्यमान नहीं है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो इसको लिखेंगे आप m अपॉन एल। एल ऊपर चला जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई होके यहाँ पे m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन एल। फॉर्मूला आपका बन चुका है v इंटू एल अपॉन टी। अब यहाँ पे ये और ये लंबाई और समय तो मूल राशि है, वेग मूल राशि नहीं है, तो उसका हम सूत्र लगा देंगे 1 अपॉन एल रूट। वेलोसिटी का सूत्र क्या हो जाएगा, वेग का सूत्र हो जाएगा विस्थापन बटा समय, ये समय। तो पूरा सूत्र आपका मूल राशि के रूप में बदल गया है। तो इसको अभी रूट से बाहर निकालना है, तो आप विस्थापन और लंबाई को, दोनों को लंबाई में कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर लिख के करने में प्रॉब्लम है, जैसे आप इसको एल स्क्वायर भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इशू आ रहा है तो आप एक काम करो कि यहाँ सीधी इनकी डायमेंशन ही आप रख दो, जैसे अपॉन में एल है तो इसके लिए डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l1 t0। तो m0 और t0 को मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ l1 लिख दिया है। अंडर रूट में आपके पास में क्या आ रहा है, ये l1 और ये l1 l2 और अपॉन में t2, ठीक है। स्क्वायर से बाहर आएगा ये, तो 1 अपॉन l1 क्रॉस l1 अपॉन t1। l1 से l1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास में सिर्फ क्या बच जाएगा, 1 अपॉन t1 या m0 l0 t-1, ऊपर लेके जाएंगे तो t-1। तो ये आप पहले स्टेप की डायमेंशन देखो m0 l0 t-1 और सेकंड स्टेप की डायमेंशन देखो, दोनों ही पदों की विमा समान है, अतः दी गई समीकरण आपको सत्य है। अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। पहला टाइप तो था कि आपको समीकरण दे दी होगी और उसकी सत्यता की जांच करनी थी, विमा पे आधारित हम सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक समीकरण दे दी गई होगी, जैसे आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि विस्थापन है वो समय पे निम्न समीकरण के अनुसार संबंधित है। यहाँ पे x विस्थापन है, t समय है, a और b अज्ञात राशियां हैं जिसकी विमा आपको ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे विमीय समांगता के सिद्धांत का रिवर्स फॉर्मेट आपको यूज करना है। विमीय समांगता का सिद्धांत आपको बोलता है कि कोई भी दी गई समीकरण तभी सत्य होगी जब उसमें उपस्थित सभी पदों की विमा समान हो। जब आपको अज्ञात राशि दे दी हो, ऐसी स्थिति में आपको समीकरण को सत्य मान के चलना है, अर्थात कि यहाँ पे समीकरण में जितने भी पद उपस्थित होंगे उन सभी पदों की विमा समान होगी। तो आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं विमीय समांगता के सिद्धांत से x की विमा किसके बराबर हो जाएगी, at की विमा के बराबर हो जाएगी, बराबर bt स्क्वायर की विमा। इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको जब a की विमा निकालनी है तो आप इन फर्स्ट 2 स्टेप का यूज़ कर लो, और जब b की विमा निकालनी हो तो फर्स्ट और थर्ड स्टेप का यूज़ कर लो। जैसे अगर मैं फर्स्ट 2 स्टेप का यूज़ करती हूँ तो a की विमा के लिए मैं क्या करूँगी, t का इधर पक्षांतरण कर दूंगी, तो a की विमा क्या बन जाएगी मेरे पास में, x अपॉन t की विमा, ठीक है। x क्या है यहाँ पे, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, t टाइम है, तो दोनों ही क्या है, मूल राशि है। तो विमा हम लिख सकते हैं इसकी m0 l1 t-1, ठीक है। तो आपने एक पद की विमा निकाल ली है m0 l1 t-1। अगर आपको b की विमा निकालनी है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड स्टेप को इक्वल कर लो। इक्वल आप इन दोनों को भी कर सकते हो, इनको करोगे तो t से d कैंसिल आउट हो जाएगा और a की विमा आप निकाल ही चुके हैं। बेटर होगा कि आप फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर लो। तो अब आपकी आ जाएगी b की विमा, b की विमा बराबर, इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं और b की विमा निकाल रहे हैं, तो t स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, x के अपॉन में चला जाएगा। तो b की विमा बराबर क्या आ जाएगा, x अपॉन t स्क्वायर की विमा। दोनों ही मूल राशि है, तो विमा को आप कैसे लिख देंगे, m0 l1 t-2। तो इस तरीके से दोनों अज्ञात राशि जो हमें ज्ञात नहीं थी उनकी विमा हमने निकाल ली। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे आपको वेग बता दिया है कि वेग जो है वो समय पर निम्न समीकरण के आधार पर संबंधित है, और यहाँ a, b और c तीनों अज्ञात राशियाँ हैं जिसकी विमा आपको ज्ञात करनी है। तो विमीय समांगता के सिद्धांत को रिवर्स
आपको यूज़ करना है यहाँ पे कि दी गई समीकरण सत्य है, और समीकरण अगर सत्य है आपके पास में तो v की विमा बराबर AT की विमा बराबर B/T+C की विमा। ठीक है, यहाँ ए की विमा तो इजी वे में निकल जाएगी, जैसे हमने पहले लगाया था कि ए की विमा निकालनी तो फर्स्ट 2 स्टेप को आप यूज़ कर लो। तो ए की विमा के लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में V/T की विमा, और यहाँ पे विमा निकालने के लिए जो v है वो वेग है यहाँ पे, तो वेग मूल राशि नहीं है तो इसका सूत्र लगा देंगे हम विस्थापन बटा समय। एक समय पहले से यहाँ प्रेजेंट है तो उसको अपॉन में लिख लिया हमने, पूरा फॉर्मूला आपका मूल राशि के रूप में बदल गया। तो अब इसकी विमा क्या आ जाएगी हमारे पास में m1 L0 T-2, सॉरी मास प्रेजेंट नहीं है, m0 L1 है, डिस्प्लेसमेंट है वो लेंथ में कंसिडर होगा, तो L1 T-2। ए की विमा तो निकल जाएगी, लेकिन अगर मैं फर्स्ट और थर्ड स्टेप को इक्वल करती हूँ तो यहाँ पे बी भी अननोन क्वांटिटी है और सी भी अननोन क्वांटिटी है, तो पहले मुझे दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ करके सी की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी विमीय समांगता के सिद्धांत में कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि किसी दूसरी राशि के साथ में तभी जुड़ सकती है जब उनकी विमा समान हो, वो घट भी तभी सकती है जब उसकी विमा समान हो। यहाँ पे सी टी के साथ जुड़ रहा है, तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि सी की विमा किसकी विमा के बराबर होगी, टी की विमा के बराबर होगी। तो यहाँ पे सी की विमा आपके पास में क्या आ जाएगी, m0 L0 T1। ठीक है, अब यहाँ से आप फर्स्ट और थर्ड स्टेप को इक्वल करो, तो आप बी की विमा कैसे निकाल सकते हैं, बी को यहीं पे रहने दो, टी प्लस सी को आप इधर वी के साथ क्रॉस में लेके चले जाओ, v क्रॉस t प्लस सी की विमा। आपको पता है कि c की विमा t की विमा के बराबर ही है, तो हम यहाँ पे c को t से रिप्लेस कर देंगे, t प्लस t आ जाएगा। ठीक है, वेग को ओपन कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, t प्लस t क्या हो जाएगा 2t। मैंने कहा था आपको कि डायमेंशन लिखते टाइम पे, विमा लिखते टाइम पे न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई रोल नहीं होता, तो हम 2 को यहीं रहने देंगे, आगे से फिजिकल क्वांटिटीज ही जाएगी, भौतिक राशियाँ ही जाएगी। तो यहाँ से t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ d बच जाएगा हमारे पास में। तो आपके पास में फाइनल जो है b की डायमेंशन क्या आ चुकी है, m0 L1 T0, क्योंकि यहाँ पे d क्या है, विस्थापन, और विस्थापन को हम लेंथ में कंसिडर करेंगे। तो ये एक और टाइप है जिसमें आपने नया कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी के साथ में ऐड होगी या सब्सट्रैक्ट होगी, घटेगी या जुड़ेगी, वो तभी पॉसिबल है जब उनकी विमा समान हो। इसी टाइप का मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये शक्ति का फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से, B-x² यहाँ पे P शक्ति है, x विस्थापन है और T समय है। तो आपको फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाना है, थर्ड कॉन्सेप्ट, कि B में से x² लेस हो रहा है, तो वो तभी पॉसिबल है जब इन दोनों की डायमेंशन सेम हो, दोनों की विमा समान हो। तो यहाँ से सबसे पहले हम B की विमा निकाल लेंगे, B की विमा हो जाएगी x² की विमा के बराबर, x यहाँ पे विस्थापन है तो विमा लिखते टाइम पे हो जाएगा m0 L2 T0। ठीक है, अब A की विमा निकालने के लिए हम थोड़ा सा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को सेपरेट लिख देंगे स्टेप को, P इक्वल्स टू B माइनस x² को क्रैक करके अलग लिख देंगे, B/AT² माइनस x²/AT²। अब विमीय समांगता के सिद्धांत से हम कह सकते हैं तीनों पदों की विमा समान होगी, तो P की विमा बराबर B/AT² की विमा बराबर x²/AT² की विमा। अगर हम फर्स्ट और थर्ड स्टेप को एक साथ लेते हैं तो हमारे पास में ये स्टेप आ जाएगी। ए की विमा निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे शिफ्टिंग कर देंगे, P अपॉन में आ जाएगा। P यहाँ पे क्या है, शक्ति, तो x और t विस्थापन और समय दोनों मूल राशि है, तो हम इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। विमा निकालने के लिए हम शक्ति का सूत्र लगा देंगे, x² बटे शक्ति का सूत्र क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटा समय। तो यहाँ पे क्रॉस में t² था, समय का स्क्वायर, तो
एक समय से एक समय कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कार्य का सूत्र क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य के लिए लिख दूंगी मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन। मैं नोटेशन यूज़ कर रही हूँ लेकिन साथ साथ में नाम बोल रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। बल इंटू विस्थापन लिख दिया है मैंने। अब यहाँ पे विस्थापन, विस्थापन और समय, मैं विस्थापन को डी ना लिख के यहाँ पे एक्स लिख देती हूँ क्योंकि ऊपर एक्स भी हमने विस्थापन ले रखा है तो प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। एक एक्स से एक एक्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास में रिमेनिंग क्या रह गया, एक्स अपॉन टी और अपॉन में ये है एफ। तो एफ यहाँ पे व्युत्पन्न राशि है, मूल राशि नहीं है, तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे एक्स अपॉन फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान, विस्थापन और समय दोनों मूल राशि, लेकिन त्वरण मूल राशि नहीं है तो हम उनका सूत्र लगा देंगे एक्स अपॉन एम, वेग बटा समय गुना समय, समय से समय कैंसिल आउट हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग बच जाएगा, ऊपर विस्थापन है तो ये दोनों मूल राशि है, वेग मूल राशि नहीं है तो हम फिर से फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे x अपॉन m। वेग के लिए सूत्र लगेगा विस्थापन बटा समय, समय अपॉन में आता क्रॉस में चला जाएगा ऊपर, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ t अपॉन m बच जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसकी विमा लिखेंगे तो इसकी विमा निकल के आ जाएगी m-1 L0 T1। ये आपने विमा निकाल ली है A की, और B की विमा आप स्टार्टिंग में पहले ही निकाल चुके थे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इन न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।